Hello and welcome everyone. I am Dr. Rajeet Chandan and I welcome all of you to Dakshana e-learning platform. And today we are going to do paper discussion of DT14, है ना? तो recently जो आपका DT14 पेपर हुआ था उसका हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. And obviously biology section में 90 questions हैं, just like the NEET. So biology questions start from 91 and goes all the way up to 180. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्स. ऑप्शन है इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, करेक्ट है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ये भी सही है. थर्ड, इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज. कंजेनाइटल डिजीज क्या होता है, इनबॉर्न डिजीजेज होते हैं जो जन्म से होते हैं. एड्स जो है वो एक कंजेनाइटल डिजीज नहीं है. दैट्स व्हाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3. दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना. फोर्थ बोल रहा है इट हैज नो क्योर, वो भी स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 92. व्हाट इज रेट्रोवायरस, है ना. ऑप्शन 1 देखिए, अ डीएनए वायरस व्हिच हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. डीएनए वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता है, और रेट्रोवायरस में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा. दूसरा, आरएनए वायरस व्हिच हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यस, है ना, जस्ट लाइक एचआईवी वायरस व्हिच इज अ रेट्रोवायरस, क्योंकि इसमें आरएनए जीनोम है और साथ में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं वहां. ओके. थर्ड, अ डीएनए वायरस व्हिच हैज लाइगेज एंजाइम, नो. और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विदाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको भी हम रेट्रोवायरस नहीं कहते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2. 93. ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, है ना. तो एचआईवी का इन्फेक्शन किस चीज से ट्रांसमिट होता है, जनरली 1 स्नीजिंग एंड कफिंग होता है, लेकिन जनरली नहीं. यूजुअली स्नीजिंग कफिंग से नहीं के बराबर ही होता है ना. मस्क्यूटो बाइट, नो, नॉट जनरली. थर्ड इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड फोर्थ इज कंटामिनेटेड वाटर. तो जनरली किससे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से, ऑप्शन नंबर 3. 94. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन, है ना. देखिए, टाइफाइड पेशेंट, नो. थैलेसीमिया पेशेंट, यस, थैलेसीमिया पेशेंट आर एट हायर रिस्क ऑफ एचआईवी, है ना. कापोसी सार्कोमा पेशेंट्स, नो. माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स भी नहीं होते हैं, है ना. इनफैक्ट जिनको एचआईवी हुआ रहता है उनमें चांसेस होता है कापोसी सार्कोमा होने का, ठीक है. ग्रेट. 95. एचआईवी वायरस एंटर्स ह्यूमन बॉडी, है ना, और वहां पे लिखा हुआ है सेल ए विच इज एचआईवी फैक्ट्री, और सेल बी जो है जहां पे लिखा हुआ है कि वायरस रेप्लिकेशन हो रहा है एंड प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल बी, है ना. तो आपको मालूम है कि एचआईवी फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं, मैक्रोफाज को, है ना. किसको, मैक्रोफाज को. और एक बार जब ये नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं तो फिर ये जाकर के किसको अफेक्ट करते हैं, हेल्पर टी सेल को, है ना. उसके पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, करेक्ट. तो अब ऑप्शन देखते हैं. मैक्रोफाज एरिथ्रोसाइट, CD4 CD8, CD4 मैक्रोफाज एंड मैक्रोफाज CD4. अब देखो, मैक्रोफाज तो होता ही होता है एचआईवी फैक्ट्री. जो CD4 सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स है ना. ये क्या है, टी लिम्फोसाइट्स है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4. 96. नियोप्लास्टिक सेल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ. नियोप्लास्टिक सेल कौन सा सेल होता है, कैंसरस सेल, है ना. कैंसरस सेल को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल. रैपिड डिवीजन होता है, मेटास्टासिस भी होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है ना. दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. फोर्थ लिखा है स्टार्व द नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 97. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए, ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन. बिल्कुल सही बात है ना. उनमें क्या होता है, जीन्स होते हैं जिनको हम वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं, करेक्ट है. इनएक्टिव सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कैंसर सेल्स, नहीं जी. एक्टिव कैंसर ऑन्कोजेंस होते हैं जिनको आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हो, है ना. दे हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कैंसर सेल्स, तो ये गलत हो गया. MRI इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन फॉर कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है ना. वी यूज MRI CT. D, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये भी इनकरेक्ट है. कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस
को हम कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है? ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। ग्रेट। 98, tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substance A which activates their immune system. What is substance A? ये क्या है? It is alpha interferon, है ना? आपको याद है अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है। ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है। स्पेशली कैंसर में हम इसका यूज करते हैं टू इंक्रीज द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स बाय द लिम्फोसाइट्स, है ना? तो आंसर क्या है? अल्फा इंटरफेरॉन। 99, which branch of biology is helpful in prevention of cancer by identification of certain genes? क्रायोबायोलॉजी नहीं होगा। टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स और डिजीजेस और डिफॉर्मिटीज, है ना? तो जो भी आपके इनबॉर्न डिजीजेस होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टेराटोलॉजी। तो ये भी नहीं होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम यूज करते हैं, है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन जीन्स इन्वॉल्व्ड इन कैंसर। 4th बोल रहा है जीरोंटोलॉजी, ये एज रिलेटेड स्टडी होती है ना? एनी सोशल, एथिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड विद एजिंग को हम क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100, मैच द कॉलम विद एप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम 2। पहला है रेडिएशन, केमिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। देखो रेडिएशन किसके साथ मैच होगा? ल्यूकेमिया के साथ। केमिकल कार्सिनोजन ओरल कैंसर, है ना, टोबैको च्यूइंग। फिजिकल कार्सिनोजन कांगड़ी कैंसर, है ना, हम लोग देखते हैं JNK पीपल में होता है ऐसा, कांगड़ी रखने की वजह से फिजिकल कार्सिनोजन है वो। एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कौन होता है? ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 101, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर वेनेरियल डिजीजेस, है ना? वेनेरियल डिजीज हम किसको बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस को, STDs को हम क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीजेस, है ना? अमीबियासिस नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगा, गोनोरिया इज अ STD, हेपेटाइटिस बी ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ओके, तो ये भी होगा। एलिफेंटियासिस नहीं होगा, सिफिलिस होगा। तो कितने हो गए? गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, 3, ऑप्शन 1। 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोअन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना? तो इसमें से कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज है जो कि प्रोटोजोअन है? ठीक है, नंबर 1 गोनोरिया, बैक्टीरियल होता है, ओके, निसरी गोनोरी। साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये भी बैक्टीरियल है। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, ये भी बैक्टीरियल है। ट्राइकोमोनियासिस, ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, है ना? इसी डिजीज को हम बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस या वेजिनाइटिस या ल्यूकोरिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोटोजोअन STD है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। 103, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द गिवन डिजीज एंड इट्स पैथोजेन। गोनोरिया, ट्रिपोनिमा नहीं जी, गोनोरिया का कौन है? निसेरिया गोनोरिया, तो ये तो गलत है। जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बिल्कुल सही है। जेनाइटल वार्ड किससे होता है? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये करेक्ट है। 3rd, सिफिलिस, निसेरिया गोनोरिया नहीं जी, सिफिलिस किससे होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडम, गलत है। 4th, जेनाइटल हर्पेस किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से तो नहीं होता है, ये होता है ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस से, है ना? तो जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो सिंप्लेक्स से होता है, जो वार्ड्स होता है वो पैपिलोमा से होता है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 104, इन MRI वी यूज, MRI में हम क्या यूज करते हैं? एक्सरे नहीं जी, MRI में हम एक्सरे यूज ही नहीं करते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्सरे नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद एक्सरे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो यूज करते हैं लेकिन एक्सरे यूज नहीं करते हैं। 4th ऑप्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद रेडियो वेव्स, इसी रेडियो वेव्स को हम लोग RF पल्स भी कहते हैं और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो MRI में एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि मेन मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा एक छोटा सा और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसको हम लोग RF कॉइल कहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? RF पल्स, है ना? ग्रेट। 105, select the incorrect fact about given technique. First, ELISA,
अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स आर यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, कलर डेवलप इन्हीं की वजह से तो होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी पे हम लोग इसी को तो लगा के रखते हैं, है ना, किसको, आइदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को या फिर पेरोक्सीडेज एंजाइम को, ठीक है, तो ये सही है। सेकंड एफएनएसी, एफएनएसी होता क्या है, एफएनएसी इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर, बिल्कुल सही बात है, सैंपल इससे लेते हैं हम लोग, ओके। थर्ड पैप स्मीयर यूज फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा डिटेक्शन, बिल्कुल सही बात है। पीटीसीए, पीटीसीए को हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, है ना, पीटीसीए का फुल फॉर्म क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बलून कैथेटरिंग करते हैं, समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, बलून कैथेटरिंग, या फिर इसके हेल्प से हम लोग स्टेंट को भी अप्लाई करते हैं, स्टेंटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे लिखा हुआ है अ ब्लड वेसल फ्रॉम लेग और चेस्ट इज यूज्ड टू पास द ब्लॉक्ड रीजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, नहीं जी, ये पीटीसीए नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास सर्जरी, तो ये जो मैच नहीं कर रहा है ये इनकरेक्ट मैच है, ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। 105 और 106, the graph of electrical activity of heart versus time produced by non-invasive medical procedure is called, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है आपसे, है ना, तो जो ईसीजी का ग्राफ बनता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, तो जो ग्राफ है एक्चुअली पेपर पे जो आपको ग्राफ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। 107, एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल जनरेट्स, है ना, तो वी नो कि अगर आप किसी एडिक्ट का अचानक से ड्रग डोजिंग बंद कर दोगे तो दे डेवलप विथड्रॉवल सिम्टम्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथड्रॉवल सिंड्रोम्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1, है ना, और जैसे ही आप वापस से उनके रेगुलर डोज को रिज्यूम करोगे तुरंत ये सारे जो विथड्रॉवल सिंड्रोम्स हैं गायब हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमें जो डोजिंग होती है वो फेज्ड मैनर में कम करनी पड़ती है, धीरे धीरे कम करनी पड़ती है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, समझ में आ रहा है, अचानक से आप बंद नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बॉडी अब क्या हो गई है, डिपेंडेंट हो गई है, समझ में आ रहा है, एडिक्शन वर्सेस डिपेंडेंस आपने पढ़ा था। चलो 108, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। पहला है ए मॉर्फिन, पेपिवर सोमनिफेरम, स्टिमुलेशन। देखो मॉर्फिन और पेपिवर सोमनिफेरम तो सही है, ड्रग और सोर्स सही है, लेकिन इफेक्ट रॉन्ग है। मॉर्फिन क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है, स्टिमुलेंट नहीं होता है। बी कैनाबिनॉइड, है ना, तो बी जो है वो आपका मारुआना का लीफ है ऑब्वियसली, तो कैनाबिस सटाइवा है वो, उससे कैनाबिनॉइड्स मिलता है, ये भी सही है, लेकिन वो एक सेडेटिव नहीं होता है, इफेक्ट जो है वो गलत है। सी मॉर्फिन, पेपिवर सोमनिफेरम, पेन किलर, नाउ ये सब तो सही है, लेकिन जो सी आपका डायग्राम बना हुआ है वो कैनाबिनॉइड्स का है, वो मॉर्फिन का नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी स्मैक, स्मैक इज द ड्रग, है ना, और डी जो आपका फिगर बना हुआ है वो ओपियम प्लांट का बना हुआ है, स्मैक जो है वो मॉर्फिन के डाइएसिटाइलेशन से बनता है, और मॉर्फिन किससे मिलता है, पेपिवर सोमनिफेरम पॉपी प्लांट से, है ना, और ये क्या है, एक तरह का डिप्रेसेंट है, तो ये तीनों मैच कर रहा है, करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 109, which of the following is the initial and most common response of liver to excessive alcohol ingestion, है ना, तो अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल पी रहा है तो पहला, है ना, इनिशियल एंड मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स क्या होगा, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, लिवर सिरोसिस या बिलियरी सिरोसिस, तो सबसे पहले होता है फैटी लीवर, है ना, सबसे पहले क्या होता है, फैटी लीवर सिंड्रोम होता है। सो फर्स्ट 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन ड्रग्स, है ना, पहला दिया हुआ है बार्बिट्यूरेट्स एक्ट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, है ना, सही बात है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय द वे चूज करना है ना, जो पहला स्टेटमेंट है बार्बिट्यूरेट्स के बारे में वो बिल्कुल सही है। दूसरा एम्फेटामाइंस एक्ट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ये भी सही है। बेंजोडाइजेपिन्स, है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स में आते हैं ये, बेंजोडाइजेपिन्स एक्ट एज सेडेटिव एंड एंटी एंजाइटी एजेंट, बिल्कुल सही है
है ना, ये ट्रैंक्विलाइजर और बार्बिट्यूरेट्स दोनों में ही आते हैं और ये सही है। फोर्थ, बेंजोडाइजेपिन एक्ट एज स्टिमुलेंट ड्रग विच कॉजेज यूफोर्बिया, बिल्कुल गलत है, ये क्या है, डिप्रेसेंट है। ओके ओके 111, which of the following set of cells does not participate in acquired immunity, है ना, acquired active immunity, NK cells and TH cells। अब देखो TH और NK दोनों ही, देखो NK जो है ना नेचुरल किलर सेल, वो बॉर्डर लाइन पे काम करता है, वो इनेट इम्यून सिस्टम में भी काम करता है और अक्वायर्ड में भी काम करता है, ग्रेट। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, T सेल, B सेल, ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेंगे, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, इनेट पे नहीं है ये मेंबर्स। ओके तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हो तो NK सेल और न्यूट्रोफिल्स एक ऐसा पेयर है जो कि इनेट में काम करता है, अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में इनका कोई रोल नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सब में लिम्फोसाइट्स लगे हुए हैं। ओके चलो 112, which of the following participation in opsonization of helminthic diseases, है ना, बेसिकली ये पूछ रहा है कि हेलमेंथिक डिजीजेस में इनमें से कौन सा एंटीबॉडी जो है वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है ना, IgG, IgM, IgE या IgA। सो लेट मी टेल यू, जो IgE होता है उसका मेन रोल होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स में एंड हेलमेंथिक डिजीजेस में, ठीक है। तो हेलमेंथिक इन्फेक्शन के टाइम पे आपके बॉडी में IgE एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है, इसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 113, इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट contains preformed antibodies against the snake venom, है ना। This type of immunization is active acquired immunity, passive acquired immunity, innate immunity या non specific immunity। देखो इसमें एंटीबॉडी का रोल है, ठीक है, तो ये होगा क्या, acquired immunity। लेकिन ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं बन रही है, हमारे बी सेल्स नहीं बना रहे हैं, ये कौन बना रहा है, पहले से हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया है, इसीलिए ये क्या होगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर 2। 114, when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing or for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared, the above mentioned reaction could be because of। अगर आपने NCERT पढ़ा है तो आपको मालूम है ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़ा है सिर्फ समझा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। मान लो आप एक नई जगह पे जा रहे हो और अचानक से आप छींकने खांसने लगे, है ना, और जैसे ही उस जगह से दूर हटे स्लोली आपका छींकना खांसना बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उस नए जगह के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था जो कि आपको एलर्जिक रेस्पॉन्स दे रहा था, है ना, या जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एलर्जिक रेस्पॉन्स दे रही थी, मतलब वहां पे कुछ एलर्जेंस थे, ठीक है। और कॉमनली एलर्जेंस क्या होते हैं, पॉलेंस या माइट्स, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, एलर्जी टू पॉलेंस एंड माइट्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 115, rheumatoid arthritis which affects many people in our society is an rheumatoid arthritis जो है वो क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। आर्थराइटिस आपने 3 तरह का पढ़ा है, रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट, है ना। एक मेटाबॉलिक है, एक डिजेनरेटिव है और एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड ऑटो इम्यून है, गाउट मेटाबॉलिक है और आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिजेनरेटिव होता है। ग्रेट। 116, slowly developing chronic inflammation of organs, usually lymphatic vessels of lower limb is indicative of, है ना। तो लोअर लिम्स में या अपर लिम्स में या गोनेड्स में, एक साइड के गोनेड्स में ये जो परमानेंट स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकिंग, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फाइलेरियसिस का, जिसको कि हम लोग एलिफेंटियासिस या एलिफेंट फुट भी बोलते हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3। 117, the B lymphocyte produces an army of proteins in response to pathogens in our blood to fight them. These proteins are represented as H2L2. In this representation, H represents, H क्या होता है, हैवी चेन होता है। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, और एंटीबॉडी में क्या होता है, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2, ठीक है।
तो ये क्या है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऑप्शन नंबर 3। 118, rupture of which cells lead to episodes of chills and high fever recurring every 3 to 4 days during malaria, है ना। ऑप्शन देखो, आरबीसी, सेकंड हिपैटोसाइट, थर्ड बोथ आरबीसी एंड हिपैटोसाइट्स, एंड फोर्थ इज स्प्लेनिक सेल्स, मतलब सेल्स ऑफ स्प्लीन। अब देखिए, इन केस ऑफ मलेरिया, जब भी आपका मलेरियल पैरासाइट आरबीसी के अंदर होता है तो वो हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करता है, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस हीमोजोइन, जो कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। और जब इस प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होता है इन द आरबीसी, वो आरबीसी के मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, रप्चर करता है, जिसकी वजह से हीमोजोइन ब्लड में रिलीज होता है। एंड सिंस हीमोजोइन एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, जो पेशेंट है उसको हाई ग्रेड फीवर और चिल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आरबीसी, है ना। ये चीज कभी भी आपको हिपैटोसाइट्स और स्प्लेनिक सेल्स के लिए नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 119, 119, which of the following disease is caused by protozoan? टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, फाइलेरिया एंड मलेरिया। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, फाइलेरिया, है ना। टाइफाइड बैक्टीरियल है, कॉमन कोल्ड वायरल है, फाइलेरिया प्रोटोजोन है, और मलेरिया भी प्रोटोजोन है। ठीक है, बट इसमें आंसर हम लोग लगाएंगे फाइलेरियासिस। ठीक है, चलिए, ओके। who is father of immunity? लुइस पास्चर, एडवर्ड जनर, हिपोक्रेट्स एंड विलियम हार्वी। तो देखो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फादर ऑफ इम्यूनिटी हम बोलते हैं एडवर्ड जनर को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। 121, appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nail and scalp accompanied with intense itching would be diagnostic feature of, है ना। तो देखो ऑप्शंस पर, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक स्किन डिजीज है जिसमें कि ड्राई स्केली लीजन्स हो रहे हैं ऑन बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्कैल्प, है ना। ये किसका डायग्नोस्टिक फीचर है, फाइलेरियासिस? नो। टीनिया? हाँ जी, टीनिया एक फंगल डिजीज होता है जो कि कॉज होता है बिकॉज ऑफ आइदर टीनिया कैपिटाटा और टीनिया कॉर्पोरिस, है ना। और इसमें जो आपके स्किन है वो डेड हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, और ये ड्राई स्केली लीजन्स जो है वो धीरे धीरे टूट टूट के निकलते रहते हैं, है ना। तो ये किस में होता है, टीनिया डिजीज में। कौन कॉज करता है, एक फंगस है ना, जिसका नाम है टीनिया कॉर्पोरिस या फिर टीनिया कैपिटाटा। टीनिया कैपिटाटा मोस्टली आपके स्कल में होता है, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी में यूजुअली टीनिया कॉर्पोरिस होता है। ठीक है, थर्ड एस्केरियसिस नहीं, एंटीनियसिस। ये जो टीनियसिस यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन, ये बेसिकली में आपको होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम, है ना, फ्लैटवर्म। तो टीनियसिस एंड टीनिया आर टू डिफरेंट थिंग्स, ध्यान रखना तुम लोग। ओके, 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्बोवायरल डिजीज, है ना। डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, एंड फोर्थ इज मलेरिया। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम से होता है, विच इज अ प्रोटोजोन डिजीज। 123, which of the following cells kill virus infected cells? NK cells, natural killer cells, या second TK cells, killer T cell, B lymphocyte, या both 1 and 2। तो देखो, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट काम करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसमें जो एक्चुअली इफेक्टर सेल्स होते हैं वो दोनों होते हैं, किलर टी सेल्स भी होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। 124, which of the following is correct match? Ascariasis transmitted by Culex, नहीं जी, contaminated food and water से होता है। Filariasis transmitted by Aedes, नहीं जी। Amoebiasis transmitted by housefly, बिल्कुल सही, मैकेनिकल वेक्टर है। एंड डेंगू ट्रांसमिटेड बाय एनोफ्लीज, नहीं, एडीज या क्यूलेक्स से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। 125, which is the infective stage, यहाँ पे रह गया है, आप ऐड कर लीजिएगा। which is the infective stage for plasmodium for humans? गैमेटोसाइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट या क्रिप्टोजोइट? क्या होगा आंसर,
स्पोरोजोइट है ना, स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस. ओके, ग्रेट. 126 स्मॉल पॉक्स इज इराडिकेटेड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है? मैसिव ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंटल ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, वायरल जीनोम म्यूटेशन या वेरिएशन डेवलप्ड इन स्मॉल पॉक्स वायरस. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मैसिव ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके. 127 चूज द करेक्ट मैच. First line of defense fever, second line of defense CMI, third line of defense AMI and fourth है first line of defense pH of vagina. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर लगाओगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज AMI. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ओके. 128 which is known as anamnestic response. anamnestic response हम किसको बोलते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? anamnestic response. क्यों? ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जो बहुत ही क्विक होता है, फास्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? anamnestic response, है ना. In case of immune responses, the secondary response is quick, है ना, and it is very strong. इसीलिए secondary immune response आपका correct answer होगा. 129 which part of antibody binds with antigen? epitope, paratope, isotope, कांस्टेंट रीजन. देखो इसमें पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी. अगर पूछता है विच पार्ट ऑफ एंटीजन तो आंसर होता है एपिटोप, है ना. लेकिन विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन, तो एंटीबॉडी का पैराटोप जो होता है वो एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करता है. करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, पैराटोप. 130 विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन पेंटामर फॉर्म. आपको मालूम है IgM जो होता है वो क्या होता है? पेंटामेरिक होता है. IgA डाइमेरिक होता है और बाकी के क्या होता है? मोनोमेरिक होते हैं. वैसे IgA मोनोमेरिक और डाइमेरिक दोनों हो सकता है. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. 131 स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, है ना. 132 विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल सही बात है. ओपेन हार्डन थ्योरी, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, नो जी ये तो पैनस्पर्मिया का थ्योरी है, गलत है ये. बायोजेनेसिस, केमिकल एवोल्यूशन, नहीं ये भी गलत है ना. बायोजेनेसिस इज बायोजेनी एंड केमिकल एवोल्यूशन इज कीमोजेनी, अलग है ये. फोर्थ, पैनस्पर्मिया, लाइफ केम आउट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ये तो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है, ये भी गलत है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. 133 हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Earth life was appeared. Option देखो 500 million years, 700 million years, 4.5 billion years ago या फिर 4 billion years. तो कितने साल बाद हुआ? 500 million years, है ना. 4.5 अर्थ का फॉर्मेशन है एंड आफ्टर 500 years यानी कि 4 billion years पे आपका origin of life है. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. 134 primitive atmosphere of earth was oxidizing, presence of ozone layer, reducing, absence of UV rays. अब देखो जो primitive atmosphere था वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था. ठीक है, वहां पे ओजोन लेयर भी नहीं था और सिंस ऑक्सीजन नहीं था तो ये एनवायरनमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं था. यहाँ पे H2 गैस का एबंडेंस था. तो इनिशियल जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था दैट वाज रिड्यूसिंग, इट हैज नो ओजोन लेयर एंड देयर वाज एबंडेंस ऑफ यूवी रेज, है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. 135 डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मींस दैट, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन ये टर्म दिया था डार्विन ने, है ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के टाइम पे. और इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है. ऑप्शन देखो, प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री. नहीं जी, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है. डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट मतलब आपका नेक्स्ट जनरेशन है ना. डिसेंडेंट्स है वो, जो डिसेंडेंट्स होते हैं दे आर विथ सम मॉडिफिकेशंस, मतलब उनमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ पुराने भी तो होंगे, कॉमन एंसेस्ट्री भी तो होगा, है ना. समझ में आ रहा है? तो पहला नहीं होगा. सेकंड, प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स बाय ग्रेजुअल चेंजेस. दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना. थर्ड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिजम्स. नहीं जी, ये तो रेट्रोग्रेसिव की बात हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो डार्विन ने कभी बताया ही नहीं था. फोर्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन ओनली.
ये तो म्यूटेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट दी डार्विनिज्म, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 136 origin of virus like structure is an example of, देखो origin of virus जो है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है ना, जबकि लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या हुआ है कि सेलुलर स्ट्रक्चर से वायरस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो सेल से वायरस का बनना, एडवांस से प्रिमिटिव का बनना, मतलब ये क्या है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। ये क्या है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर 3। 137 which one of the following is not true regarding paleontological evidences, है ना। paleontological evidences मतलब evidences by fossils, है ना, fossil evidences। 1 fossils are remain of hard parts of life forms found in rocks, बिल्कुल सही बात है। different aged rock sediments contain fossils of similar life forms, नहीं जी, अलग अलग एज के जो रॉक सेडिमेंट्स होंगे उनमें अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स का फॉसिल मिलेगा, है ना, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे ऑन दिस अर्थ, है ना। तो इसीलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, हाँ जी, जो फॉसिल्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को। एंड फोर्थ है द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेडियो डेटिंग मेथड्स, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 138 देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, है ना। तो हॉर्स के एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने। हॉर्स के एवोल्यूशन में क्या होता है, वैसे तो पढ़ना नहीं है लेकिन एक लाइन में मैंने आपको बता दिया था कि हॉर्स के एवोल्यूशन जो है वो सबसे कंप्लीट एवोल्यूशन है, साउथ अमेरिका में हुआ था, है ना। और इसके सारे फॉसिल्स हमारे पास हैं, इसीलिए हम इसको कंप्लीट बोलते हैं, है ना। कंप्लीट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स हमें पता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या आया था, ईहोहिप्पस, जिसको हाइरैकोथेरियम भी हमने कहा था। उसके बाद क्या आया, मेजोहिप्पस, फिर क्या आया, मेरिचिप्पस, फिर प्लायोहिप्पस और फिर इक्वस। इनफैक्ट अगर आप नेम्स ऑफ एराज देखोगे तो वो भी इसी के नाम पे दिए गए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। 139 which of the following had the smallest brain capacity, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस या होमो निंडरथैलेंसिस। अब देखो सबसे पहले इनमें से कौन आया, होमो हैबिलिस, है ना। और सबसे छोटा क्रेनियल कैपेसिटी भी इन्हीं का था, है ना, अराउंड 450 to 700 सीसी के आसपास, ठीक है। तो दैट वाज होमो हैबिलिस। 140 गोल्डन एज ऑफ फिश वाज ट्रायसिक पीरियड, पर्मियन, सिलूरियन या डेवोनियन। कौन सा था, डेवोनियन पीरियड को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, क्योंकि यहाँ पे बोनी फिशेस प्लस कार्टिलेजिनस फिशेस दोनों का क्या था, एबंडेंस था। दे डाइवर्सिफाइड एंड दे रूल्ड अर्थ डेवोनियन पीरियड में, ठीक है। 141 द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर, है ना। तो पहले ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर से निकल करके कहाँ गए, लैंड पे, वो कौन थे, इंसेक्ट, एम्फीबिया, प्लांट या रेप्टाइल्स। ऑब्वियसली आंसर क्या है, प्लांट्स, है ना। पहले प्लांट ने लैंड पे कॉलोनाइजेशन किया, फिर एनिमल्स आए। ओके 142 which one of the following option is not correct, okay। first mammal, bird, crocodile are evolved from common ancestor known as thecodont। अच्छा लेट मी टेल यू कि थीकोडॉन्ट जो है इन एंसेस्टर से मैमल्स नहीं बने हैं, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स बने हैं, है ना। लेकिन मैमल्स का एवोल्यूशन इनसे नहीं हुआ है, किससे हुआ है, साइनैप्सिड से हुआ है। और ये जो आपके थीकोडॉन्ट्स हैं वो सौरोप्सिड्स के मेंबर्स थे, है ना। तो ये तो इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट है। दूसरा सौरोप्सिड्स वर लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स व्हाइल साइनैप्सिड्स वर मैमल लाइक रेप्टाइल्स, बिल्कुल सही बात है। टर्टल, लिजर्ड, स्नेक एंड टुआटारा, है ना, ऑल शेयर कॉमन एंसेस्टर नोन एज सौरोप्सिड, बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको। एंड फोर्थ सौरोप्सिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवोल्यूशनरी लाइन ऑफ मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। साइनैप्सिड्स थे, सौरोप्सिड्स कभी नहीं थे मैमल के एवोल्यूशनरी लाइन में, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1। 143 थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय, किसने दिया था, डार्विन, विजमैन, हर्बर्ट स्पेंसर या लामार्क। किसने दिया था, लामार्क ने,
है ना? ओके 144 द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक्ड टू दी, है ना? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म, है ना? ये किससे रिलेटेड होता है? इंटरनल वाइटल फोर्स? बिल्कुल नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस भी नहीं होता, है ना? लाइफ स्पैन? हाँ जी, लाइफ स्पैन पे ये डिपेंड करता है कि किस रेट से न्यू फॉर्म्स आएंगे। क्यों? जितना ही लाइफ स्पैन बड़ा होगा उतना ही रेट कम होगा, जितना ही लाइफ स्पैन छोटा होगा उतना ही रेट अधिक होगा, ठीक है? फोर्थ मेटाजेनेसिस? नहीं जी, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, लाइफ स्पैन। 145 theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, but the fact that population size in reality are limited because of competition for resources, है ना? याद करो डार्विन में मैंने आपको पढ़ाया था, डार्विनिज्म में, कि there is something called rapid multiplication, है ना? हर एक जो आपका स्पीसीज होता है उसमें कैपेसिटी होती है दैट दे कैन ग्रो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कैन पॉपुलेट द अर्थ, डोमिनेट द अर्थ, गिवन दैट कि किसी भी रिसोर्सेज का लिमिटेशन ना हो, है ना? लेकिन नेचर में ऐसा कहाँ होता है? नेचर में हमेशा यू विल फाइंड लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जब भी रिसोर्सेज लाइक फूड, स्पेस, वाटर जब भी लिमिटेड होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, और उनमें से कुछ जिंदा रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और इसीलिए हमेशा पॉपुलेशन की साइज जो होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। बाकी के जो दो ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है वो भी देख लो। एबंडेंस ऑफ फूड रिसोर्स? नहीं जी। एबंडेंस ऑफ स्पेस ऑन अर्थ सरफेस? नहीं जी। लैक ऑफ ओवर प्रोडक्शन? नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। 146 which one of the following is not related with Darwinism? नेचुरल सिलेक्शन है, ओवर प्रोडक्शन भी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी है। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में डार्विनिज्म में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है ना? ये इससे रिलेटेड नहीं है, ओके? इसीलिए डार्विनिज्म से कौन रिलेटेड नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। 147 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज, है ना? हेरिडिटी, म्यूटेशन, एडेप्टेशन या ब्रांचिंग डिसेंट्स? फोर्थ, ब्रांचिंग डिसेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको कि आप डार्विनिज्म भी बोलते हो, या फिर इसी को आप डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी बोलते हो, ठीक है? 148 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक वाज रिटन बाय, सबको पता है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने ये बुक लिखी थी, है ना? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 149 जो है वो एक मैच द फॉलोइंग है। अब देखो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में हुए थे। निंडरथल आपको कहाँ हुए थे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में हुए थे, है ना? ड्रायोपिथिकस ईस्ट अफ्रीका एंड होमो इरेक्टस इन जावा, है ना? इथियोपिया एंड जावा, ओके? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है ए। नाउ 150 if some members of species A are transferred to an isolated location and denoted as B, where they evolve into new species denoted as C, and then C will continue to produce its offspring denoted as D, which of the following is founder? अब देखो क्या बोल रहा है, मान लो कि ये आपका एक मेन लैंड है, ये क्या है? मेन लैंड है, और मेन लैंड पे एक स्पीसीज थी, है ना, जिसके कुछ मेंबर्स थे ए, ये स्पीसीज है, और ये इससे एक अलग सा क्या है? एक आइसोलेटेड लोकेशन है। ये क्या है? एक आइसोलेटेड लोकेशन है। अब यहां से कुछ मेंबर ऑफ ए फ्लाई करके यहां आ गए, मेंबर्स ऑफ ए, जिसको कि हमने क्या कह दिया है? बी। यहाँ पे बी आ गए। अब बी जो है वो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस किया, और उससे सी बना, सी से फिर डी बना, ये सब यहीं पे कॉलोनाइज होकर रह गए। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये फाउंडर्स इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, है ना? ये क्या है? फाउंडर्स इफेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए के कुछ मेंबर्स गए थे एक नए आइलैंड पे, आइसोलेटेड एक लोकेशन में, और वहां जाकर के इन्होंने ग्रो किया और नए स्पीसीज का भी फॉर्मेशन कर दिया। बी से सी और डी का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक डार्विनियन फिंचेस, याद करो, है ना? तो यहाँ पे फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है?
बी जो आकर के यहाँ पे कोलोनाइजेशन किया, तो बी क्या है, फाउंडर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ जी। सो 151 जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट टू स्टार्ट हंटिंग विथ स्टोन वेपन्स आर, है ना। बेसिकली स्टोन वेपन सबसे पहले किसने यूज करना चालू किया, ये सवाल पूछ रहा है। ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस, है ना। तो आपने पढ़ रखा है स्टोन वेपन सबसे पहले किसने बनाया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 152 evolution of life shows that life forms had a trend of moving from, है ना। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है वो क्या दिखा रहा है कि लाइफ कहां से कहां मूव करता है, लैंड टू वाटर, ड्राई लैंड टू वेट लैंड, फ्रेश वाटर टू सी वाटर या वाटर टू लैंड। क्या होता है, वाटर टू लैंड। हमने हमेशा देखा है सक्सेशन हो रहा है वाटर से किधर, लैंड के तरफ, है ना। करेक्ट। पहले एक्वेटिक प्लांट्स से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने, फिर हमने देखा जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स थे उससे क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने, फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, है ना। स्लोली किधर एडेप्टेशन हुआ है, फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ऑप्शन क्या होगा, 4। 153 हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कैन, है ना, लीड टू एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, हमने आइसोलेशन की बात की थी, है ना। और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से क्या होगा, आइसोलेशन ही तो होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 देखो, अफेक्ट हार्डी विनबर्ग लॉ। हाँ जी, अगर पॉपुलेशन डिवाइड हो रहा है तो उससे हार्डी विनबर्ग लॉ क्या होगा, अफेक्टेड होगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। थर्ड, लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। हाँ जी, ये भी होता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से एक्सटिंक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज भी होता है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है बोथ 1 and 2। अब देखो होता तो तीनों है, लेकिन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट और सेकंड रेलिवेंट है, थर्ड जो है वो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। लुकिंग एट द ऑप्शंस, हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन 4 को, ठीक है। 154 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन, है ना। तो कौन स्पेसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, म्यूटेशन। हाँ जी है, देखो जितनी भी चीजों से जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, तो जेनेटिक वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, यानी कि स्पीसिएशन, नए स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल है वो, ठीक है। तो जिन जिन चीजों से आपका जेनेटिक वेरिएशन होगा उन सबसे स्पेसिएशन भी होगा, जिनसे नहीं होगा उनसे स्पेसिएशन नहीं होगा, ठीक है। पहला देखो म्यूटेशन, हाँ होगा। रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, इन सब से आपका जो जेनेटिक वेरिएशन या चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसीलिए इन सब से आपका स्पेसिएशन होगा। एडेप्टेशन एंड मिमिक्री से स्पेसिएशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 155 एप लाइक एंसेस्टर्स अपीयर्ड अराउंड। एप लाइक एंसेस्टर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस की, है ना। तो एप लाइक एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस कभी मर्ज हुए, अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन 2। 156 विच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। नेचुरल सिलेक्शन करता है, जीन फ्लो करता है, म्यूटेशन करता है, रैंडम मेटिंग विद इन अ पॉपुलेशन ये नहीं करता है ना, पढ़ा रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 4। 157 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, है ना। तस्मेनियन वुल्फ है, वोम्बैट भी है, कैंगरू भी है, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल नहीं होती है, फ्लाइंग स्क्विरल इज अ मैमल, है ना। इसका मार्सूपियल काउंटर पार्ट कौन होता है, सुगर ग्लाइडर, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। 158 एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज डार्विनियन फिंचेस, हाँ जी। ह्यूमन एवोल्यूशन, हाँ। ब्लैक विंग्ड मॉथ, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 क्या है, 1 and 2, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 and 2 बोथ। 159 देखते हैं। 159 जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। पहला है मोल एंड मार्सूपियल माउस, नहीं होगा। लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस, हाँ जी होगा। एंसेस्टर एंड एंट ईटर एंड नुम्बैट, एंट ईटर एंड नम्बैट यानी कि बैंडेड एंट ईटर, ये भी होगा। मोल एंड माउस नहीं होगा।
लेमूर और नुम्बैट, ये भी नहीं होगा। नुम्बैट एंड स्पॉटेड कस्कस, ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए? बी और सी, ऑप्शन नंबर 3, 2। ओके, 160। Different feeding habits of Darwin's finches due to alteration in their beak is example of, है ना। तो जो डार्विनियन फिंचेस डिफरेंट टाइप्स के बने थे बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन इन देयर बीक, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के, ये एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन के, है ना। इसीलिए ऑप्शन आपका सही क्या होगा? नंबर 4, 2 and 3 बोथ। 161। लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू, है ना। तो लार्ज डिफरेंसेस किसी पॉपुलेशन में किसकी वजह से अराइज होता है? म्यूटेशन की वजह से, है ना। ये किसका कहना था? ह्यूगो डेप्रीज का म्यूटेशनल थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 162। साल्टेशन एंड डार्विनियन वेरिएशंस रेस्पेक्टिवली आर, है ना। साल्टेशन म्यूटेशन थ्योरी की बात हो गई। डार्विनियन वेरिएशंस ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? डार्विनिज्म की। तो साल्टेशन और डार्विनियन वेरिएशंस जो हैं वो रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं? साल्टेशन आर लार्ज, डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल वेरिएशंस। बिल्कुल सही बात है। बी बोल रहा है डायरेक्शनल एंड डायरेक्शन लेस। देखो जो साल्टेशन है वो डायरेक्शन लेस होता है, जबकि डार्विनियन वेरिएशन डायरेक्शनल होता है, ऐसा डार्विन का कहना था। ओके, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली है तो ये उल्टा हो गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपके लिए, है ना। यहाँ पे साल्टेशन को डायरेक्शनल लिखा है और डार्विनियन वेरिएशन को डायरेक्शन लेस लिखा है, होता इसका उल्टा है। ओके। सी, स्मॉल एंड रैंडम। तो साल्टेशन स्मॉल है और डार्विनियन वेरिएशन रैंडम है, ये भी गलत है ना। साल्टेशन इज लार्ज, है ना, एंड रैंडम, तो ये भी नहीं होगा। डी, मेजर वेरिएशन एंड माइनर वेरिएशन। हाँ जी, साल्टेशन से क्या होता है? मेजर वेरिएशन, और डार्विनियन वेरिएशंस क्या होते हैं? माइनर वेरिएशंस विच आर डायरेक्शनल। करेक्ट। तो ए और डी जो है वो आपका करेक्ट है, डी और सी, सॉरी बी और सी गलत है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सही कौन है? ए एंड डी, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 163, मैच द फॉलोइंग। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन पॉपुलेशन, है ना। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन पॉपुलेशन मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रही है उससे क्या होगा? एवोल्यूशन होता है। करेक्ट। तो रिजल्ट इन एवोल्यूशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ बाई चांस इवेंट, है ना। p plus q square remains constant for a population in Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, and fourth बोल रहा है जीन, जीन क्या है? टोटल जीन एंड देयर allele in a population. समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट मैचिंग है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 164, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग आइस एज होमो सेपियंस अरोज, सही बात है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आर मैन लाइक प्राइमेट्स, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड 1 लाख ईयर बैक, ये गलत है। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड विथ एग्रीकल्चर अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, है ना। फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ 1 and 2। 165, इफ एनवायरमेंट इज चेंजिंग देन, देखो एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मोर इंडिविजुअल अटेन द पीक वैल्यू कैरेक्टर, नहीं जी। देखो अगर मीन ज्यादा से ज्यादा मोर इंडिविजुअल्स आर अटेनिंग पीक वैल्यू कैरेक्टर मतलब है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन नहीं होता है, क्या होता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा है इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, बिस्टन बिटूल एरिया की बात अगर हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा? जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, अनपॉल्यूटेड से पॉल्यूटेड हुआ, तो हमने क्या देखा कि लाइट कलर से डार्क कलर्ड मॉथ का प्रिवेलेंस हो गया, है ना। यानी कि जो मीन कैरेक्टर था वो चेंज हो गया, लेस कलर्ड से डार्क कलर्ड के तरफ, लाइट से डार्क कलर के तरफ मूव हो गया, प्रोग्रेस हो गया, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, तो पहला नहीं होगा। सेकंड, मोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है ना, डायरेक्शनल होता है। थर्ड बोल रहा है मोर इंडिविजुअल अक्वायर एवरेज वैल्यू, ये भी सही है, मतलब ये भी पहले वाली बात कह रहा है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ये भी नहीं होगा।
एंड फोर्थ बोल रहा है 1 and 3 बोथ, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 165, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इन मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया, है ना? तो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मिलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, तो कैसा था? डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर 3, है ना? 167, यहाँ पे आपको मैच करना है। ओके, और मैचिंग देखो, एंथ्रैक्स किससे होता है? बैसिलस एंथेरासिस, सेकंड से मैच होगा, ठीक है। रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट जो है ये होता है पारामिक्सोवायरस से, थर्ड से मैच होगा। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से, एंड एफ्लाटॉक्सिकोसिस ये किसकी वजह से होता है? एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से, एफ्लाटॉक्सिन, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। हाउ मेनी हनी बीज इन द लिस्ट गिवन बिलो आर हैप्लॉइड? कौन कौन से हैप्लॉइड हैं? देखो इसमें क्वीन, क्वींस आर डिप्लॉइड, ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, क्लीनर, सोल्जर एंड नर्स बीज ये सब क्या होते हैं? वर्कर बीज होते हैं, और ये सब भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, ऑप्शन नंबर 4, है ना? 169, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, है ना? करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, 170, अब ये जो 170 है ये एक न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोजोमल लीथल जीन, है ना? तो एक ऑटोजोमल लीथल जीन है, मैंने मान लिया लीथल जीन है कैपिटल L और इसका अलील है स्मॉल l, ठीक है। बोल रहा है जो L है इसका फ्रीक्वेंसी है 0.4, ठीक है। तो इस L का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? आपने पढ़ा है P plus Q is equals to 1.0। इसका मतलब क्या हो गया? L plus L भी कितना होगा? 1.0। तो कैपिटल L अगर 0.4 है तो स्मॉल l कितना हो जाएगा? 0.6, है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स, है ना? तो पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। पॉपुलेशन का साइज कितना है? 200। और पूछ रहा है कि कैरियर, कैरियर क्या होता है? कैरियर आर हाइब्रिड्स, यानी कि LL यही कैरियर होगा। हाइब्रिड जो होंगे वो क्या होंगे? कैरियर होंगे। तो हाइब्रिड कितना होता है? हाइब्रिड आपने पढ़ा था कितना होता है? 2PQ आर हाइब्रिड्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2LL, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 into 0.6 into 0.4 कितना आ जाएगा? 0.48, है ना? ये तो फ्रीक्वेंसी है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 कितने इंडिविजुअल्स होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से, कितना आ जाएगा? 96, है ना? कितना आएगा? 96। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 96। ओके, 171 देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया है A to D, है ना? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नेचुरल सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, सिल्क इज अ प्रोटीन, है ना? सेकंड बोल रहा है सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा, ये भी सही बात है। एंटायर कुकून इज फॉर्म्ड विद इन 10 days, देखो पूरा कुकून ऐसा जरूरी नहीं कि 10 दिन में ही बन जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एंड फोर्थ बोल रहा है सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके, ये भी सही बात है। तो हाउ मेनी आर करेक्ट? 3 आर करेक्ट, A, B and D आर करेक्ट, C इज रॉन्ग। ऑप्शन सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 172, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्का एटसेट्रा, बिल्कुल सही बात है, NCERT का लाइन है। सेकंड बोल रहा है मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया, नहीं जी, इंडिया प्लस चाइना होना चाहिए, है ना? इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी, मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, बिल्कुल सही बात है। एंड डी, द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनमें से कितने सही हो गए? 3,
ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4. 173 द हाई क्वालिटी सॉफ्ट वुल शाहतूस, है ना, तो जो एक हाई क्वालिटी सॉफ्ट वुल होती है जिसका नाम है शाहतूस, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीरू, गोट, रैबिट या शीप. किससे मिलता है? चीरू. किससे मिलता है? चीरू. और चीरू क्या होता है? ये तिब्बतन एंटीलोप है. तिब्बत प्लाटी में पाया जाने वाला एक तरह का डियर है, तिब्बतन एंटीलोप है. ओके, चीरू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. 174 हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन. तो हिसारडेल एक शीप है, कहां डेवलप किया था हमने? पंजाब में, है ना. ऑप्शन नंबर 2. ग्रेट. 175 है ना, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, है ना. तो जो ए है उसमें देख रहे हैं रॉयल जेली है. जिस भी डिप्लॉयड को आपने रॉयल जेली खिलाया है, रॉयल जेली पे जिसको फीड किया है वो क्या बनेगी? क्वीन. जिसको आपने बी ब्रेड दिया है वो क्या बनेंगे? वर्कर. और जो आपके पार्थिनोजेनेसिस से पैदा हुए हैं, है ना, पार्थिनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड एग से, वो क्या बनेंगे? हैप्लॉइड मेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन्स, है ना. तो ए क्वीन है, बी वर्कर है और सी ड्रोन है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. 176 की बात करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और तीसरा है सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन. अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इनके बारे में. और ऑप्शंस देख के लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, है ना. लोकेशन पूछ रहे हैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का. तो देखो, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट होता है करनाल में, है ना. और सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है बैरकपुर में. और सेंट्रल सेरिकल्चर जो स्टेशन है वो है बिरहामपुर में. ठीक है, तो ऑप्शन सही क्या है? ऑप्शन नंबर 4. 177 की बात. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिलेटेड विथ फिशरीज, है ना. फिन रॉट होता है, गिल रॉट होता है, ड्रुब्जी होता है. एंथ्रेक्स जो होता है वो फिशरीज का डिजीज नहीं है ना. तो करेक्ट आंसर इज 4. 178 मोएट, है ना, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन काउ. पहला, इम्प्लांटेशन. मोएट में इम्प्लांटेशन नहीं होता है. मोएट में आप क्या करते हो? जो सुपीरियर फीमेल है उसको FSH लाइक हार्मोन्स दे करके सुपर ओव्यूलेट कराते हो. उनके जो ये हैं, क्या कहते हैं, एग्स है, है ना, उनको आप फर्टिलाइज कराते हो और फिर जो एम्ब्रियोज हैं उनको आप ट्रांसफर कर देते हो डिफरेंट काउज में, है ना. यही करते हैं. फिर से वो जो सुपीरियर काउ है वो अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ मोएट. करेक्ट. तो इसमें फॉलिकुलर मैचुरेशन और सुपर ओव्यूलेशन दोनों कराते हो. ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3. 179 which of the following component is maximum in honey? ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐश या फ्रक्टोज. सबसे अधिक क्या होता है? फ्रक्टोज. ऑप्शन 4. 180 which of the following is a marine edible fish? रोहू, कतला, मृगल या फिर मैकरेल. करेक्ट आंसर क्या होगा? मैकरेल. ठीक है. So these were your 180 questions. I hope you liked it, है ना. And thank you very much for being with me. Again, we will meet in some other video discussion of next paper. Great. Thank you very much.